तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे अपने बालाजी की टेस्ट सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 26 के लिए। तो साथियों हमने टेस्ट नंबर 2 वाले तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। पहला हम लोगों ने पॉलिटी का देखा था, दूसरा साइंस का। आज तीसरी प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित हैं। तो जितने प्रश्न हैं आपके शुद्ध रूप से इंडियन हिस्ट्री और कल्चर से मिलेंगे, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। विभिन्न स्रोतों से दोस्तों हमने चुन चुन कर प्रश्न रखे हैं, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे दोस्तों। एक एक फैक्ट को हमने रखा है, जो अब तक प्रश्न बनते हैं उन्हीं के आधार पर हमने कुछ नए प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। तो आप लोग सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके बताएंगे कि आप कितना कर लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एक एक चीज़ों को दोस्तों हम गहराई में उतरकर हर एक ऑप्शन को आपके सामने क्लियर करेंगे, जिससे कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में न रहे। क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज़न जो रहता है ना एग्ज़ाम हॉल में, वो हमारा आता हुआ प्रश्न गलत करके जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, सारा डाउट क्लियर होगा। तो चले हम लोग शुरू करते हैं। पहले वाले प्रश्न को आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पाषाण युग के उपकरणों की खोज सबसे पहले किसने किया था। पाषाण युग के उपकरण यानी स्टोन एज के टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले खोज किसने किया। तो सबसे पहले खोज दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। ये ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। कौन है दोस्तों ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले इन्होंने पाषाण युग के उपकरणों की खोज किया था। कहाँ से किया था दोस्तों? ये चेन्नई के पास एक स्थान है दोस्तों जिसका नाम है पल्लावरम। उसका नाम है दोस्तों पल्लावरम। तो वहीं से इन्होंने पाषाण युग के उपकरण की खोज किया था। और पूछा जाता है कि सबसे पहले किस उपकरण की खोज हुई थी पाषाण उपकरण की, तो बता देना आप हैंड एक्स मतलब ये कुल्हाड़ी की खोज सबसे पहले हुई थी, वहाँ से इन्होंने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और पूछा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, तो यही है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को ही कहा जाता है। बहुत अच्छा, कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ों को बता देंगे कि कहीं से भी अगर प्रश्न घुमाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ जरा सा नहीं होंगे। हमारा काम ही है कन्फ्यूजन दूर करना, उत्तर तो आप पता है कर ही लेंगे। यहाँ देखिए आपसे दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है ये भी बहुत कन्फ्यूज़न करता है, सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। कह रहे हैं कि मेहरगढ़ स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो मेहरगढ़ स्थल निम्नलिखित में से किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो दोस्तों मेहरगढ़ स्थल जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यह कृषि और पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। और तो आप पढ़े होंगे भाई मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है, आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ तो यूपी में है, ये आदमगढ़ जो है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में सबसे पहले कृषि और पशुपालन का साक्ष्य तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है। कि जब आपसे पूछे भारत में तब आप आदमगढ़ बता देना, लेकिन आपसे जब पूछे कि भारतीय प्रायद्वीप में, भारतीय प्रायद्वीप मतलब भारत और उसके जैसे अन्य देश जो आसपास हैं वो, तो भारतीय प्रायद्वीप के सेंस में पूछे तो आप लोग मेहरगढ़ बता देना। और अगर इंडिया के सेंस में पूछे तो आप लोग एमपी का आदमगढ़ बता देना, कंफ्यूज दूर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आदमगढ़ तो था नहीं, तो इस तरह से आपका यहाँ यही बताएंगे। इस तरह से कन्फ्यूज़न अगर कहीं भी आपको हो तो यही दिमाग लगाइएगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ तीसरे वाले में देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों महमूद गजनवी के समय में रचित फारसी महाकाव्य, महमूद गजनवी के समय में फारसी महाकाव्य की रचना हुई थी जिसका नाम था शाहनामा। शाहनामा का मतलब ये क्या होता है दोस्तों? शाहनामा का मतलब ये होता है कि राजाओं का इतिहास। शाहनामा का मतलब होता है राजाओं का इतिहास। तो यह इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों फिरदौसी। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा, फिरदौसी। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेंगे तो कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये महमूद गजनवी का समय कब था? 1010 ईस्वी के पास ही, 1010 ईस्वी के पास ही ये फिरदौसी ने एक फारसी महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा का अर्थ होता है कि राजाओं का इतिहास।
और दोस्तों आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि इसके पहले मैं अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो बच्चों को पीसीएस तैयारी करवाया जाता है उसके तहत मैं दोस्तों 2 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं। लेकिन इस साल हमने छोड़ दिया। इस साल भी हमारा प्रतापगढ़ वाले में हो गया था लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा कि दोस्तों इस साल मैं अपने यूट्यूब पर पूरी तरीके से फोकस करूँगा और इसी को आगे बढ़ाऊँगा। तो दोस्तों आप सबके लिए हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है तो आप सब प्लीज़ हमें इसका आउटपुट ज़रूर देना। जो भी आपको कमी लगे आप बताएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो मिल जाएगा। आपने कहा कि इसको बाइलिंगुअल में लीजिए, हमने बाइलिंगुअल में लेके आया। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उस पर क्रिएट किया जाएगा। इसी के लिए आप लोग मार्केट में हज़ारों हज़ार रुपया दे देते हो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम पर। तो दोस्तों वो आपके फ्री में करवाया जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारी फीलिंग को समझ रहे होंगे। तो चले दोस्तों, आपके लिए हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है तो आपका भी दोस्तों नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप सब हमें सपोर्ट करें। तो चले आगे देखते हैं हम यहाँ पर चौथे वाले में। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इसमें देखें क्या करें हैं, नवपाषाण काल संस्कृति। नवपाषाण काल संस्कृति कहा किसे जाता है? जब मानव ने पत्थर के औजार, जो जानवरों को मार के खाना, ये सब छोड़कर जो पशुपालन किया, एक जगह रहना सीखा, तो इसे नवपाषाण काल संस्कृति कहा जाता है। तो नवपाषाण काल संस्कृति के प्रसिद्ध राख के टीले किस स्थल से जुड़े हैं? तो दोस्तों मैं पूरा कोशिश करता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को ही आपको समझा दें। आप जितने अच्छे से प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप उत्तर को समझ पाएंगे। यदि आप प्रश्न ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो आप उत्तर को देने में आपको बहुत समस्या आएगी, आप गलत भी कर देंगे। तो यही पूछा जा रहा है, नवपाषाण काल संस्कृति के प्रसिद्ध राख के टीले किस स्थल से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये संगनकल्लू से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये संगनकल्लू कहाँ है दोस्तों? तो ये संगनकल्लू कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक जिला दोस्तों बेल्लारी है। कौन सा जिला? ये बेल्लारी जिला वहीं पर है। तो ये राख का टीला क्या इंडिकेट करता है? तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये राख का टीला क्या इंडिकेट करता है? यही इंडिकेट करता है कि साउथ इंडिया में भी पशुपालन उस समय हो रहा था। तो कैसे इससे पता चला? राख से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गोबर था, गोबर को जलाया गया, वहाँ राख मिला, तो इससे ये पता चला कि हाँ वहाँ पर भी पशुपालन होता था। तो कभी आपसे पूछे कि राख के टीले क्या इंडिकेट करते हैं तो आप पशुपालन बता देना। आगे चलें, हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत अच्छा, आगे यहाँ पर देखें 5वें वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो थोड़ा ध्यान देना, कंफ्यूजन कभी मत करना इस बात के लिए। जब आपसे सिर्फ पूछे हल कहाँ से मिले हैं, मिट्टी के हल कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आप बता देना बनावली से। लेकिन आप जुते हुए हल के खेत के जो साक्ष्य है, ऐसा साक्ष्य मिला है कि जिससे पता चलता था कि ये जोता गया है। तो हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो राजस्थान के कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर वहाँ पर आप सी बता देना। केवल हल मिट्टी का पूछे तब बनावली बताना। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न में आप गलत करके आते हो वो आपसे गलती न हो, क्योंकि दोस्तों पढ़े सभी रहते हैं लेकिन उस सिचुएशन से जो निकल जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में वही दोस्तों ज़्यादातर सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी सारे बच्चे लगभग सेम ही होते हैं पढ़ने में। आगे चलें, अगर हम छठे वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है चोल प्रशासन के बारे में। बहुत अच्छा, चोल प्रशासन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखना शुरू करें तो पहला वाला कह रहे हैं कि चोलों के पास एक संगठित स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी। जी बिल्कुल मेरे भाई, चोलों के पास एक संगठित स्थानीय स्वशासन यानी लोकल बॉडीज़ वाला जो प्रणाली तंत्र था वो थी बिल्कुल। तो ये वाला तो इनका सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर दूसरा वाले में कह रहे हैं ग्राम सभाओं को मंडलम कहा जाता था। नहीं मेरे भाई, प्रांतों के जो यूनिट से, जैसे हम जिला कह सकते हैं, तो यानी कह सकते हैं जिलों को मंडलम कहा जाता था। तो यहाँ पर ये वाला हमारा ये गलत हो जाए, क्योंकि दूसरा वाला यहाँ पर गलत दे दिया। तो किसी भी ऑप्शन में हमारा दूसरा नहीं होने चाहिए। डी वाला तो पहला ही काट दो, ए वाला भी काट दो, बी वाला काट दो। तो दो कहाँ नहीं है? तो सी में नहीं है, तो ये आपका उत्तर सी होगा। तीसरे को बिना पढ़े आप उत्तर को निकाल लेंगे। तो चोलों के पास एक विशाल अस्थायी नौसेना थी, तो बिल्कुल सच मानना ही पड़ेगा आपको, आता हो या नहीं आता हो। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सी हो जाएगा। से पूछा जा रहा है शेरशाह सूरी से संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही कौन सा है। तो देखें एक एक ऑप्शन को, एक कथन को हम लोग निपटाते हैं। पहला वाला अगर पढ़ोगे तो कह रहे हैं कि उन्होंने भूराजस्व में
पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। यस दोस्तों, भू राजस्व में पट्टा प्रणाली क्या होता है, किसानों को एक दस्तावेज दिया जाता है, तो जिसपे उस पर बोई गई फसल वगैरह वो सब उस पर दर्ज होते हैं और कितना चुकाना है ये सब उस पर साफ साफ लिखा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं उन्होंने ग्रांक ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था। बिल्कुल दोस्तों, जो बंगाल से लेकर काबुल तक थी, कहाँ से, बंगाल से लेकर काबुल तक, जो वाणिज्य और प्रशासन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तीसरे में करें उन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके मार डाला था। मेरे भाई, चौसा के युद्ध में हुमायूं को उन्होंने ज़रूर पराजित किया था, लेकिन मारा नहीं था। हुमायूं तो सीढ़ी पर से गिर के मर गया था ना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्होंने मारा नहीं था, सिर्फ पराजित किया था, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा आपके ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए। तो ऑटोमेटिक अगर तीसरा बार ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकल जाएगा बड़े आराम से, बिना पहला दूसरा को पढ़े ही। एलिमिनेशन मेथड आप लोग ज़रूर लगाया करिए। देखिए 8वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। भक्ति आंदोलन से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा रहे हैं और उससे संबंधित आपको सही उत्तर देना है स्टेटमेंट को पढ़ के। तो देखिए भक्ति आंदोलन में कह रहे हैं पहले वाले में, इसने अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब प्रभुत्ववादी वर्ग जो था, ताकतवर वर्ग, तो अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच खाई को पाटने का प्रयास किया। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो बड़े वर्ग और निम्न वर्ग थे उनके बीच जो खाई थी उन्होंने पाटने के लिए बड़ा प्रयास किया भक्ति आंदोलन में। तो ये बात सही है, आप लोग जानते हैं। छुआछूत जैसे वगैरह चीज़ों पर बड़ा इन्होंने प्रहार किया। इस कह रहे हैं कि इसने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को सख्ती से अपनाने की वकालत की। नहीं मेरे भाई, अपनाने की नहीं, इन सब से दोस्तों कटाक्ष भी किया कि ये मूर्ति पूजा, जो पाखंडवाद, इन सब पर दोस्तों इन लोगों ने कड़ा प्रहार किया था, बल्कि अपनाने का प्रयास नहीं किया था, इनको ख़त्म करने की एक तरह से वकालत किया था। तो ये दूसरा ये गलत हो जाएगा भक्ति आंदोलन में। तो ये दूसरा जहाँ जहाँ होगा आप एलिमिनेट कर दो, अपने आप उत्तर आपका निकल आएगा कि 1 और 3 सही है, यानी कि तीसरा हमारा सही है। भक्ति आंदोलन के लिए स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया, तभी न मेरे भाई स्थानीय भाषा में देंगे तभी ना आम जनमानस लोग इसे समझ पाएंगे। तो सही है। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ों को आपको तोड़कर समझाया जाएगा, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो फिर वही एग्ज़ाम हॉल में समय गंवाएंगे, प्लस प्रश्न भी गलत करके आएंगे। यहाँ पर कथन कारण दिया है आपको, कह रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम लोग MBT कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। बिल्कुल दोस्तों किया था, इसमें कोई डाउट नहीं। ये दौलताबाद कहाँ था दोस्तों, ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में उस समय वहाँ का राजा मतलब एक यादव वंश का राजा था रामचंद्र। तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने हरा कर वहाँ पर कब्जा करके अपनी राजधानी दौलताबाद वहाँ पर बनाया था। सही है। कह रहे हैं उन्होंने मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया था। नहीं मेरे भाई, उन्होंने दक्षिण में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ऐसा किया था कि दक्षिण में अगर हम लोग वहाँ पर अगर अपनी राजधानी बनाएंगे तो दक्षिण को भी आसानी से कंट्रोल करेंगे, तो इसलिए किया था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। केवल A और R सही, A सही है, R गलत है। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखें 10वें वाले में, तो आपसे यहाँ पर जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं वही कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। यहाँ कथन है कारण है। कथन में कह रहे हैं कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। मनसबदारी दोस्तों एक तरह का पद होता है, तो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया। बिल्कुल शुरू किया था। अकबर भले से ही वंशवाद के आधार पर राजा बना, लेकिन उन्होंने वंशवाद पर बड़ा प्रहार किया था। ये मनसबदारी प्रणाली जो है ये वंशवाद के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर अकबर ने बनाया था। यहाँ कह रहे हैं कि वह नागरिक और सैन्य सेवाओं का केंद्रीकरण करना चाहता था। बिल्कुल करना चाहता था, तो ये वाला सही है, इसीलिए वो बनाया था। तो A और R दोनों सही है। R A को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर इनका सही उत्तर कौन हो जाएगा 10वें का, तो इनका यही हो जाएगा, ये A वाला ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले अगर हम लोग देखें तो आपका जो 11वां वाला प्रश्न है, 11वां वाले प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में शुरुआती तुर्कों आक्रमण, यानी भारत में शुरुआती में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमण की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इस समय महमूद गजनवी जब से राम मंदिर में चोरी हुआ है बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। लोग कह रहे थे कि 1026 में कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महमूद गजनवी 1026 में सोमनाथ को लूटा और ये लोग
2026 में राम मंदिर को ही लूट लिया। तो महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा था, ये लोग 1 महीने में तो 17 बार लूट लिया। तो ये सब चीज़ें बड़ा आ रही है, तो हो सकता है महमूद गजनवी के बारे में आपसे कुछ पूछा जाए। तो फिलहाल ये सब तो वैसे की बातें हैं, यहाँ पर हम लोग महमूद गजनवी को देखते हैं। तो कह रहे हैं महमूद गजनवी के आक्रमण की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यही था कि भारत में राजनीतिक एकता कमी थी। इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने सारे लोग थे, हथियार थे, सेना थी, लेकिन आपस में गुटों में बटे हुए थे। जैसे मान लो यहाँ भाजपा 35% वोट पाकर जीत जाती है और विपक्ष के पास 65% वोट है, फिर भी वो नहीं जीत पाता, क्योंकि उसमें बहुत सारे दल हैं जो अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं, अपने अपने हिसाब से वोट बांट लेते हैं, वो नहीं जीत पाते हैं। फिलहाल ये अलग चीज़ है, ये अलग, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपसे 12 वाले को अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी का सबसे पहला प्रयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में पाया जाता है? तो चांदी का सबसे पहला प्रयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में पाया जाता है? क्या वैदिक काल में? नहीं। नवपाषाण काल में? नहीं। मौर्य काल में? नहीं। हड़प्पा संस्कृति में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हड़प्पा का काल खुदाई हुआ तो वहाँ पर देखा गया कि मनके वगैरह में काफ़ी चांदी के वहाँ पर चीज़ें वहाँ पर मिली थी जो जेवर से संबंधित थी। तो वहाँ पर इसे माना जाता है कि चांदी का प्रयोग सांस्कृतिक संदर्भ में हड़प्पा में हुआ था। तो आपका 12 में हो जाएगा दोस्तों यही डी वाला। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 13वें वाले में, तो आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपने पुरातात्विक योगदान से गलत तरीके से मेल खाता है? तो आपको 4 एक तरह का मिलान दिया गया है, कौन गलत मेल खा रहा है उसको पकड़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वीएस वाडकरकर ने भीमबेटका की खोज किया था, ये बिल्कुल सच है, ये तो आप सच से बच नहीं सकते हैं। जेएच मार्शल आपने जानते होंगे, मोहनजोदड़ो की इन्होंने एक तरह से खोज किया था, वहाँ खुदाई वगैरह कराया, ये भी सही है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये तीनों जब आपको सही हो गए तो गलत कौन है? गलत तो यही डी वाला होगा ना, कि कह रहे हैं वाईडी शर्मा ने लोथल का दोस्तों यहाँ पर खुदाई करवाया, तो ये बात यहाँ पर गलत है। लोथल का दोस्तों यहाँ पर एसआर राव ने खुदाई करवाया था, एसआर राव ने, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये इन्होंने लोथल का वाईडी शर्मा नहीं होगा, एसआर राव हो जाएगा। तो याद रखे रहेंगे इनको। आगे अगर हम लोग देखें 14 वाले को, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों दक्कन के क्षेत्र में, यानी जो महाराष्ट्र के आसपास वाला एरिया है, उस क्षेत्र में अलाउद्दीन ने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई थी? तो वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ बनाई थी, कि देवगिरी में बनाई थी या दौलताबाद में बनवाई थी? तो यहाँ पर तो आपका जो कुछ लोग जानते होंगे कि हाँ महाराष्ट्र में बनाई थी, तो महाराष्ट्र में बनाई थी, तो महाराष्ट्र में ये दोनों थे, तो इसका मतलब आप इन दोनों को तो एलिमिनेट कर देंगे। इसी में आपको कन्फ्यूज़न करने का थोड़ा सा काम होगा, तो आप इसे कैसे करेंगे? देवगिरी में बनाई थी, ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, देवगिरी में ही बनाया था। लोग 15 वाले को देखें तो यहाँ आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। चला देखें, पहला वाला तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई, खूब पढ़े होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण नहीं थी बल्कि वो नगरी थी, शहरी था, तो ये सही हो जाएगा आपका, आपके ऑप्शन में ये रहना चाहिए। तो यानी 3 वाला डी वाला पहले ही कट जाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं इसने चित्रालिपि का प्रयोग किया था, यस इसने चित्रालिपि का प्रयोग हुआ था, तो ये भी सही है इसमें, लेकिन लोग उसे समझ उतना नहीं पाए, और यहाँ पर पहला दूसरा सही हो गया। अब कह रहे हैं इसमें इसने लौह औजारों और हथियारों का प्रयोग किया गया। नहीं मेरे भाई, आप लोग तो जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रपाषाणिक कहा जाता है, यानी इसमें तांबे का प्रयोग हुआ था, लोहा वगैरह तो वैदिक काल में हुआ था ना, तो ये तीसरा तो गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब आप इसे हटा देंगे और बाकी आपके जो बचे हैं आगे देखना पड़ेगा। कह रहे हैं गाय को मिट्टी की मूर्तियों और मोहरों पर बार बार चित्रित किया गया। नहीं मेरे भाई, मोहर के रूप में गाय को चित्रित नहीं किया गया है हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये 3-4 गलत, 1-2 सही, तो इसका मतलब सी हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा, एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है डी वाले में 16 वाले में कि क्या है, भारत में पाषाण काल युग, भारत में पाषाण काल युग की संस्कृति के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, बताना है कि सही क्या है। तो पाषाण काल युग के बारे में बताना है, तो कह रहे हैं इसमें माइक्रोलिथ मेसोलिथिक काल के विशिष्ट औजार हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार यहाँ पर मिले हैं, तो बात तो सही है, इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है।
आगे कह रहे हैं कि पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। वही बात अभी पहले आया था ना कि नवपाषाण काल में हुई थी, क्योंकि लोग पशुओं को मार कर जो खाते थे उससे जो क्या हुए, वो पशुओं को पालना सीखे, एक जगह रहना सीखे। यही है नवपाषाण काल। तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो यानी 1 2 हमारे ऑप्शन में रहना चाहिए। तो 1 2 हमारे ऑप्शन में रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत हो गए। आप ए होगा या डी होगा, देखते हैं। कृषि का पहला प्रमाण कह रहे हैं बुर्जहोम से मिलता है। मेरे भाई बुर्जहोम तो कश्मीर में था, अभी हमने पढ़ा था, जस्ट पहला ही प्रश्न था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जो मेहरगढ़ है वहाँ से मिला था, और अगर भारत के सेंस में पूछे तो आदमगढ़ से मिला था। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 आपका सही है, 16 का ए हो जाएगा। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेंगे, कोई भी प्रश्न आपका कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा। आगे चले दोस्तों। और दोस्तों वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे और हमारा सपोर्ट करना चाहें तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे देखिए, कह रहे हैं भीमबेटका शैलाश्रयों, भीमबेटका शैलाश्रय के संदर्भ में आपको कुछ नीचे कथन दिया है, पढ़ के बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं ये मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल दोस्तों, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में ही है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एक दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है ये भीमबेटका। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, सही है ये। दूसरा में कह रहे हैं इसमें मध्य पाषाण काल की चित्रकारी के प्रमाण हैं। तो यस, बिल्कुल ये भी सही है, मध्य पाषाण काल के इसमें जो चित्रकारी जो है उसके प्रमाण भी हैं। सी वाले में कह रहे हैं इसमें नगरी बस्तियों का प्रमाण मिलते हैं। तो नहीं मेरे भाई, इसमें नगरी बस्तियों का प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये बात यहाँ पर ये तीसरा वाला ये इनका गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 हमारा सही है, 17 का हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर चले हम लोग आगे देखें। आपका हमारा ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें भारतीय इतिहास में वैदिक काल दोस्तों जानते हैं हम लोग, जो हड़प्पा काल जब ख़त्म हुआ तो वैदिक काल आया। वैदिक काल 2 भागों में बटा था। प्रारंभिक वैदिक काल 2 भागों में बटा था, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक ऐसे ही लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग पहले वाले ये कथन को देखें तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल का जो समाज था वह एक पशुपालक समाज था। तो बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पशुपालक समाज था। और कह रहे हैं उत्तर वैदिक समाज एक कृषक समाज बन गया था। तो बिल्कुल, बाद में क्यों कृषक समाज बन गया, क्योंकि लोहे का प्रयोग इसमें भारी मात्रा में होने लगा, ज़मीन की जुताई होने लगी, तो ये उत्तर वैदिक समाज ये कृषक समाज बन गया था। जबकि यह एक पशुपालक थी, क्योंकि कृषि इसमें नहीं हो पाई थी, क्योंकि लोहे का प्रयोग उतने भारी तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो यही इसी वजह है लोहे के प्रयोग उत्तर वैदिक काल में बड़ी मात्रा में हुआ, इसलिए लोग कृषि को, ज़मीन को फाड़ना सीख गए, हल बनाना सीख गए, इसीलिए वहाँ पर कृषक करने लगे। तो यहाँ तीसरे वाले में कह रहे हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। तो प्रारंभिक में नहीं मेरे भाई, प्रारंभिक तो पशुपालन था, कहाँ प्रयोग बढ़ा था उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ 3 हो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऋग्वेद में कह रहे हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सरासर गलत है मेरे भाई। 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक, बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक। और दोस्तों जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ कौन सा है, ये भगवती सूत्र। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ भगवती सूत्र। तो वहाँ से ये मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख, ये ऋग्वेद से नहीं मिलता है। तो आपका यहाँ पर ये कौन सा 1 2 सही है, 3 4 गलत हो गए, केवल 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संख्या 19 वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं कि महमूद गजनवी के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है। तो देखें यहाँ पहला वाला अगर आप पढ़ोगे तो कह रहे हैं उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये बात मैंने अभी, ये जब महमूद गजनवी वाला पहले प्रश्न आया था तो उसी में आपको बता दिया था। यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल सही है। उन्होंने शाहनामा के लेखक फिरदौसी को संरक्षण दिया, ये बात भी अभी प्रश्न में एक कथन में आया था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी को उन्होंने संरक्षण दिया, अपने दरबार में रखा था, बाद में झगड़ा हुआ तो चले गए, लेकिन रखा था, ये भी सही है। अब कह रहे हैं अलबरूनी उनके साथ आया, क्या महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी साथ आया था और तारीख ए यामिनी की रचना किया था? नहीं मेरे भाई, तारीख ए यामिनी की रचना ना उतबी ने किया था। ये आपसे कभी पूछे तो आप बता देना, तारीख ए यामिनी की रचना
उतबी ने किया था। फिर आपसे पूछे कि भाई ये अलबरूनी ने क्या लिखा था, तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसने लिखा था, ये अलबरूनी ने लिखा था। तो यहाँ पर ये गलत इन्होंने बता दिया, 1 2 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चले अगर हम लोग देखें 20 वाले को, तो देखें यहाँ पर 20 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुल्तान को एक मंत्री परिषद की सहायता करती थी, यानी सुल्तान को एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, वही उसको सहायता प्रदान करती थी। तो यस, ये बात यहाँ पर सही है। कह रहे हैं भूराजस्व प्रणाली को इफ़दारी कहा जाता था, तो ये भी सही है, भूराजस्व प्रणाली वाली। अलाउद्दीन खिलजी कठोर बाजार नियंत्रण स्थापित किया था, आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने बहुत कठोर नियंत्रण प्रणाली लिया था कि जो अगर बाज़ार में कोई अगर जितना सामान कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस काटा जाएगा। तो आप लोगों ने जानते होंगे मेरे भाई। तो ये भी अलाउद्दीन ने बहुत कठोर बाजार नियंत्रण लागू किया था। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि दीवान ए रियासत का पद सैन्य समन्वय के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात आपकी गलत हो जाएगी, चौथा वाला। दीवान ए रियासत दोस्तों जो बनाई गई थी एक बाजार से संबंधित था, यह सैन्य समन्वय से संबंधित नहीं था। तो एक बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ चौथे वाले को देखें तो कह रहे हैं दीवान ए रियासत क्या थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, न कि सैन्य समन्वय के लिए था। तो यहाँ पर इन्होंने ये गलत कर दिया, ये दीवान ए रियासत सैन्य समन्वय के लिए बनाया गया था। तो ये बात यहाँ पर ये गलत हो गई। तो इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया चौथा। तो 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम लोग चलें देखें 21 वाले को, बहुत बढ़िया। 21 वाले का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारत में जो फ़ारसी त्यौहार की शुरुआत हुई थी जिसका नाम है नवरोज़, तो इसको किसने शुरू किया था। तो मेरे भाई आप लोग जानते होंगे दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक बलबन, यही बलबन जो रक्त और लौह की नीति अपनाया था कि जो भी इसके साथ गद्दारी करेगा उसके शरीर में लौह डालकर उसका रक्त निकाल लिया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। आगे चलें अगर हम लोग देखें, यहाँ कह रहा है कि 22वें वाले में कि वह चिश्ती सूफ़ी संत कौन था जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया था। बहुत अच्छा, आप लोग जानते होंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, बड़े ही अड़ियल टाइप के ये थे दोस्तों सूफ़ी संत। किसी भी शासक कितना भी बड़ा क्यों ना हो उससे नहीं मिलते थे। अलाउद्दीन ने एक बार इनसे मिलने की इच्छा जताई तो उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से मना कर दिया। फिर एक बार एक और शासक आया दोस्तों, तुगलक वंश का था, उसका नाम शायद गयासुद्दीन तुगलक था। उन्होंने बंगाल से जीत कर आ रहा था तो इनसे मिलने की इच्छा जताई, तो इन्होंने उसको भी मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमसे नहीं मिल रहे हो तो तुरंत दिल्ली छोड़कर भाग जाओ। तो इसी शेख निजामुद्दीन औलिया ने एक बयान दिया था कि अभी दिल्ली दूर है, इसका मतलब अभी आप दिल्ली से बहुत दूर हैं, आइए तब देखा जाएगा। फिलहाल आते आते बेचारा रास्ते में ही मर गया वो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, पढ़े होंगे हिस्ट्री में आप लोग। आगे अगर हम लोग देखें ये 23 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ, बहुत अच्छा। थोड़ा सा हम पहले कथन को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के संबंध में यहाँ कुछ दिया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं उन्होंने घरी और चरी कर लगाया, घर पर यानी जो लगाता था घरी कर, और चर पे जो उसके पास जितना पशु जो चराता था उसे चरी कर लगाया। तो ये बात यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर 23 वाले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे अगर हम लोग देखें दूसरे वाले में कह रहे हैं कि उन्होंने भूमि के मापन के द्वारा राजस्व निर्धारण की प्रणाली की शुरुआत किया, ये भी सही है। उन्होंने राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू किया। तो 3 के तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो 3 के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन में देखें क्या है, उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे अगर यहाँ पर देखें हम लोग 24 वाले में, तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो दोस्तों जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद का 10वें मंडल में दोस्तों आप पढ़ेंगे तो पुरुष सूक्त आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ही
यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रह्मा यहाँ से पैदा हुए थे, वो यहाँ से हुए थे, वो यहाँ से, तो यहाँ पर यानी जाति व्यवस्था का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगर पूछ ले कहाँ तो पुरुष सूक्त बता देना ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो प्रश्न संख्या 25 को देखें तो आपसे चनोदड़ों के बारे में पूछा जा रहा है। चनोदड़ों के बारे में कुछ आपको तथ्य दिया गया है, पढ़कर बताना है कि कौन सा सही है। तो कह रहे हैं यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह था। मेरे भाई नगर था, बंदरगाह नहीं था। चनोदड़ों एक हड़प्पा सभ्यता का नगर था, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा हम कह रहे हैं यह एकमात्र नगर था जहां गढ़ यानी किला नहीं था, तो ये बात बिल्कुल सही है। चनोदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था हड़प्पा का कि जहां पर कोई किला ही नहीं था। यहाँ पर इसका मतलब दूसरा सही है। यहाँ करें यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था, तो नहीं मेरे भाई, यह सिंधु नदी के प्रणाली के अंतर्गत आता था, घग्गर नदी के नहीं, तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा तीसरा। चौथे में करें यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र औद्योगिक नगर था, ये बात बिल्कुल सही है, औद्योगिक नगर था। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4 सही हैं, 1 और 3 तो गलत हो गए। 2 और 4 कहाँ है? 2 और 4 यहाँ पर है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें 26 वाले का अगर हम लोग देखें तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये थोड़ा और छोटा करते हैं आसानी से दिखे। तो यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, तो उसके बारे में कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि यह युद्ध ब्रिटिशों यानी अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। हालांकि प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो सका, लेकिन आमने सामने हुए थे, तो इन्हीं दोनों का नाम आता है, ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। तो ये बात यहाँ पर सही है। कह रहे हैं इस युद्ध में मीर जाफ़र ने सिराज से विश्वासघात किया, गद्दारी किया, ये बात तो आप लोग जानते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा वाला का अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। मेरे भाई हेक्टर मुनरो तो जो 1764 में हुआ था, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप लोग ज़रा कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेज़ों की तरफ से। और जो 1757 में हुआ था इसमें तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था ना, तो इसका मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। 1-2 केवल आपका सही निकला, 1-2 सही निकला। 1-2 सही कहाँ है? यह डी में बैठा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 27 वाले में, तो बहुत अच्छा कथन कारण से है, कथन दिया है, कारण दिया है। आपको बताना है कि कह रहे हैं कि इल्तुमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया। तो इल्तुमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था। यस, ये भी बात सही है। एक यहाँ पर तो प्रश्न संख्या अब हम लोग 27 वाले को देखते हैं। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक कथन दिया है और कारण दिया है, पढ़ के बताना है सही उत्तर क्या होगा। कह रहे हैं कि इल्तुमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया था दोस्तों। ये जलालुद्दीन मंगबरनी कौन था? यह मंगोल से हार कर भागा था और इल्तुमिश को लगा कि हम शरण दे देंगे तो हम पर भी आफत आ जाएगी, तो इन्होंने नहीं दिया। ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ सही कह रहे हैं ये। और कह रहे हैं उन्होंने मंगोल आक्रांता चंगेज़ खान का प्रतिशोध का भय था, तो बिल्कुल उसी का भय था, इसीलिए तो उन्होंने नहीं दिया। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, कारण भी बता रहा है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ 28 वाले को, तो थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम ऑप्शन को नीचे करते जा रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अकबर की जो सुधार की नीतियाँ हैं उसके संबंध में आपको प्रश्न दिया है, बताना है कौन सा सही है। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यस दोस्तों, आप लोग जानते हैं अकबर ने बहुत अच्छी अच्छी नीति बनाई थी, हिंदू मुस्लिम की एकता और सहिष्णुता से रिलेटेड उन्हें काफ़ी काम किया था, तो ये सही है। उन्होंने दीन ए इलाही 1582 में दीन ए इलाही उन्होंने नामक एक समन्वयकारी धर्म की स्थापना किया था। यस, ये भी सही है। उन्होंने धार्मिक बहसों के लिए इबादत खाना का स्थापना किया था कि सभी धर्म के अच्छे लोग आएँ, अपने अपने धर्म से संबंधित अच्छी बातें करें, तो यस ये इबादत खाना बनवाया था उन्होंने। करें उन्होंने वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली लागू की। मैंने पहले बताया था अकबर वंश के आधार पर राजा तो ज़रूर बना था, लेकिन उन्होंने वंशवाद पर काफ़ी चोट किया था और उन्होंने योग्यता के आधार पर पदों को बांटा था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इनका 1, 2, 3 सही हो जाएगा केवल। यहाँ आपका कौन सा प्रश्न है? 28 का 1, 2, 3 कहाँ गया? ए है पे बैठा है। आगे देखें अगर हम लोग 29 वाले को देखें, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट और कारण वाले प्रश्न हैं।
भक्ति और सूफी आंदोलन ने कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दिया। ये बात मैंने पहले ही बता दिया था। इसी तरह का एक पहला प्रश्न आया था। भक्ति आंदोलन ने जो ऊंच नीच के गैप को पाटने का प्रयास किया था, जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत, ये सब पर बड़ा चोट किया था इन्होंने। दोनों आंदोलन ने ईश्वर के प्रति सीधी भक्ति और मानव समानता पर बल दिया। यस, यहाँ पर दोनों आंदोलन ने ईश्वर की सीधी भक्ति और मानव की मतलब मानवता समानता पर बल दिया था कि सब एक समान है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो आपका सही कौन हो जाएगा? वही आपका ए वाला सही होगा। आपको यहाँ पर कुछ यात्री, विदेशी यात्रियों को दे दिया गया है नाम, और यहाँ पर भारतीय जो शासक थे उनका नाम दिया गया है कि विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे। तो आप लोग को बिना पढ़े आपको तुरंत बताना होगा। जो सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी के पास आप जाएं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बी वाला हमारा 4 पे गया। बी वाला 4 कहाँ है? यहाँ बैठा है, यानी हमें पता लग गया और कहीं नहीं है B4, तो यही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो इसका मतलब यही हो जाएगा। बाकी आप समय बचा के निकल सकते हो, या चाहते हो तो और भिड़ जाओ और आराम से निकाल सकते हो। तो ए वाला ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो तो काकती दरबार में आया था। फाहियान जो है यह गुप्त काल में आया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 31 वाले को देखें तो एक तरफ आपको यहाँ पर राजवंश दे दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ उसकी राजधानी दे दिया है। किस राजवंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली था, आप लोग जानते हैं। विजयनगर वालों की राजधानी हम्पी था, ये भी जानते हैं। तो ए वाला 2, सी वाला 4, तो ए 2 और सी 4 यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। बाकी और आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। हर्षवर्धन का ये कहाँ था? ये थानेसर। बाकी बचा एक बहमनी का, तो ये गुलबर्गा, ये जो कर्नाटक में है। तो आपको दिया गया है यहाँ कि ये दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी कहा, यानी दूसरा सिकंदर कहा था? तो अलाउद्दीन ने कहा था। अलाउद्दीन ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था क्योंकि दक्षिण में भी उन्होंने अपना पैर पसार लिया था, ज़्यादा क्षेत्रों को विजिट कर लिया था, इसलिए अपने आप को सिकंदर से तुलना करता था। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में जो पूछा जा रहा है कि वह कौन सा मुग़ल बादशाह था जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया? तो वही अकबर। और कौन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। 34 वाले में जो पूछा जा रहा है कि कथन कारण, कथन में कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में बारूद और तोपखानों की शुरुआत की। यस, बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं इसमें। जो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें कह रहे यह तकनीक उन्होंने मंगोलों से सीखा था। नहीं मेरे भाई, मंगोलों से नहीं, वह तुर्कों से सीखा था, क्योंकि वह भी एक तुर्क ही था। तो तुर्कों से सीखा था, मंगोलों से नहीं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही हुआ? ए सत्य है, आर असत्य। आगे अगर देखें 35 वाले में जो पूछा जा रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो प्रारंभिक यूरोपीय और उनके योगदान बताना है। तो दोस्तों वास्को डी गामा, तो यहाँ पर वास्को डी गामा के बारे में दिया गया है अल्बुकर। तो अल्बुकर को आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक इसी कहा जाता है। और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। एक हिंद महासागर वगैरह की एक पॉलिसी थी कि बिना उसके परमिट से कोई जहाज़ नहीं गुजर पाएगा, आप लोग जानते हैं। तो ये था। और बाकी एक जॉब चारनाग जानते हैं, ये कलकत्ता की इन्होंने स्थापना किया था। और बचा एक आपका, कौन बचा? वास्को डी गामा। तो भारत की इन्होंने पहली यात्रा किया था। तो ए वाला आप पे 2 आ जाएगा, ए वाला 2 पे आ जाएगा। तो यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हमारा बी वाला 3 पे चला जाएगा। तो बी वाला 3 पे चला जाएगा, तो बी आपका बनेगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ, अगर हम लोग देखें 36 वाले को, तो देखें थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर इन्होंने स्थल और उसके वर्तमान स्थल से मिलाना है कि जो यहाँ पर एंशिएंट के स्थल हैं और ये वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो ये आपको मिलाना है। तो रोपड़, ये तो रोपड़ पंजाब में है, आप लोग जानते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो 2 तो सीधे मिले हुए हैं, 1 2, तो यानी आपका यही हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो 37 वाला जो आपको दिया गया है, कह रहे हैं कि चालीसियों का समूह चहलगामी बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। तो मेरे भाई ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये इल्तुमिश के द्वारा बनाया गया था। ये जो चहलगामी जो सिस्टम था, यह
इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और बलबन ने इसे तो जारी रखा था। तो ये बात यहाँ पर ये सही हो जाएगी। मतलब बलबन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, केवल वो लागू फॉलो किया था। तो ये बात यहाँ पर इनकी गलत हो जाएगी। दूसरा में कह रहे हैं कि बलबन ने बाद में चहलगामी को समाप्त कर दिया ताकि राजसत्ता को सुदृढ़ किया जा सके। तो क्या उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था? यहाँ पर ये जो आपको उसका सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है कि हाँ उन्होंने बाद में इसे समाप्त कर दिया था। तो दूसरा केवल सही है, सही पूछा जा रहा है तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो 38 में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया था। तो भारतीय उच्चायुक्त क्या था दोस्तों? भारतीय उच्चायुक्त ऐसा पद था जो ब्रिटिश में भारत के जो मुद्दे थे, भारत के जो हालात थे, दुर्दशा थी, उसको ब्रिटिश में उठाने का कार्य किया करता था। तो ये किया गया था 1919 के एक्ट से। तो आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम लोग दोस्तों यहाँ 39 वाले को देखें तो आपको यहाँ पर कुछ सूफी सिलसिला दिया गया है और उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। मिलाकर हमें बताना है कि कौन सा हमारा बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ देखिए आपको सूफी सिलसिला और इधर उसके संस्थापक। तो हम लोग जानते हैं सोहरावर्दी के बारे में हम लोगों ने ट्रिक से याद किया है, सुराही में पानी भरोगे तो बहेगा, यानी सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक बहाउद्दीन। तो ये हो जाएगा बी वाला हमारा 3 पे गया। तो बी वाला 3 पे कहाँ है? कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है, देख रहे हो ना। तो अपने आप उत्तर निकल गया, यानी ए वाला हमारा 1 पे चिश्ती के मोइनुद्दीन चिश्ती ये वाला, और ये सी वाला जो है ये 2 पे आ जाएगा कादरी और नक्शबंदी सिलसिला के ये बहाउद्दीन थे, जकारिया ख्वाजा बहाउद्दीन। आगे चले अगर हम लोग देखें 40 वाले को तो यहाँ पर भी एक तरह से मिलाने वाला प्रश्न है, ज़रा देखें। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ पद है और यहाँ वो किससे संबंधित है। तो दीवान रियासत के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ये एक बाज़ार नियंत्रण प्रणाली थी, अलाउद्दीन लेकर आया था, जानते हैं, ये भी सही है। और कोतवाल एक नगर की पुलिस हुआ करती थी, ये भी सही है। और ये 2 तो यहाँ पर आपके सही हैं, यानी बी वाला 2 पर, डी वाला 4 पर। तो B2 D4, B2 D4 यहाँ पर भी है। तो यहाँ ये सी और ये तो नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग ये 40 वाले को अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक पदों को उनके कार्यों से मिलाना है हमें। तो चले हम लोग मिलाकर देखें, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोतवाल जो था एक नगर पुलिस होता था उस समय, और दीवान रियासत अलाउद्दीन ने दोस्तों एक बाज़ार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी, ये भी आप जानते हैं, ये भी सही है। और मीर बख्शी एक सैन्य भर्ती से संबंधित था और वाक़िया नवीस समाचार रिपोर्ट संबंधित काम करता था। तो यानी सब सीधे सीधे मिले हैं, ए हो जाएगा आपका। आगे अगर देखा जाए 41 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जहांगीर अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था। तो यस, उन्होंने जब्ती प्रणाली की शुरुआत जहांगीर ने ही किया था। तो प्रश्न संख्या 41 वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं कि जहांगीर अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था। तो नहीं मेरे भाई, ये जो जब्ती प्रणाली थी इसकी शुरुआत अकबर ने किया था, ये जहांगीर ने नहीं किया था। तो लोग सोचेंगे जैसे जहांगीर जैसे जब्ती लगा देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब्ती प्रणाली भूमि मापन और फसल उत्पादन पर आधारित थी। एक तरह की दोस्तों ये जो जब्ती प्रणाली थी यह एक तरह की दोस्तों यह मतलब भू राजस्व प्रणाली थी एक। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, केवल हमारा 2 सही हो जाएगा क्योंकि सही पूछा गया है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 42 वाले को तो देखें 42 में जो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, आप लोग जानते हैं लॉर्ड लिटन, कैसे याद करेंगे कि भारतीय स्वाभिमान को इन्होंने लिटिल कर दिया था, लिटल नाम था तो लिटिल कर दिया था। क्यों किया था? कहा था कि भाई भारतीय लोग काले और तुच्छ होते हैं, तो भारतीय जज हमारे गोरे को यानी ब्रिटिश को सज़ा नहीं दे सकते। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे इसके बारे में
कि भारतीय जज हमारे ब्रिटिशों को सज़ा नहीं दे सकते, तो वही इसलिए लेकर आया था। फिर बाद में रिपन आया तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर 43 वाले को, तो कह रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। तो जानते हैं बम्बे और मद्रास में लागू किया गया था। आगे चले ये इसके बारे में आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो 44 में आपको दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय आपको उस समय के कुछ संबंधित कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था। तो यस दोस्तों, आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जो था और जो खिलाफत आंदोलन था, इन सब का एक दोस्तों संगठित रूप था। तो हम कह सकते हैं यस, यह सरकारी स्कूलों और उपाधियों के बहिष्कार को शामिल किया था। तो यस, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। और तीसरा वाला कह रहे हैं कि अचानक चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था। तो बिल्कुल वापस ले लिया गया था। युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और फिर बाद में इसी गुस्से में आकर 1923 में एक स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बना दिया था। तो बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 44 का कौन सा सही हो जाएगा? यह आपका ये आपका तो 1, 2, 3 हो जाएगा ना, सी वाला। तो डी वाला सही होगा, सॉरी डी वाला ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आगे चले अगर हम लोग देखें यहाँ 45 वाले का अगर हम लोग देखें, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में कौन सा आपका कथन सही है, उत्तर देना है हमें। कह रहे हैं कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया था। यस दोस्तों, 1919 का जो एक्ट था ये प्रांतों में द्वैध शासन था, लेकिन 1935 एक्ट में क्या किया गया कि प्रांतों से हटाकर द्वैध शासन ये केंद्र पर लग दिया गया। ये द्वैध शासन क्या होता था कि 2 लोग शासन करते थे। जैसे इस समय मान लीजिए मुख्यमंत्री योगी जी हैं, वो प्रशासन और फाइनेंशियल को देख रहे हैं मैटर को, लेकिन उस समय क्या करता था कि अपने वो लोग किसी प्रशासन पर अपने कब्जा कर लेते थे, फाइनेंशियल पर किसी और को करते थे। तो यही होता है द्वैध शासन। तो यहाँ पर इन्होंने ये सही कहा। महिलाओं को इन्होंने सीमित मताधिकार दिया था। यहाँ करें महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया था तो लगभग न के बराबर किया था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी जहाँ 2 होगा आप गलत कर दीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा ए वाला, यानी केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी। तो यस, आगे चलें अगर हम लोग देखें 45 हमारा हो गया। 46 को अगर हम लोग देखें तो आपका ये, एक सेकंड, थोड़ा सेट करना पड़ता है यार, बड़ा दिक्कत होता है कि बाईलिंगुअल में होता है तो प्रश्न थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1905 में बंगाल विभाजन का कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, आप लोग जानते हैं बिल्कुल, उन्होंने बंगाल को विभाजन कर दिया और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका जो कारण के रूप में विभाजन को हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किया गया था। तो बिल्कुल इसीलिए किया गया था, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो दोनों के दोनों कथन तो आपको तो बिल्कुल सही हो गए, कथन सही हो गए और ये इसको व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए हुआ था। ए वाला आपका हो जाएगा। आगे अगर यहाँ पर देखें 47 को, तो देखें यहाँ पर वही मैंने अभी लॉर्ड रिपन को जो बताया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने रद्द किया था और यही बेचारा लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1863 में इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कनेक्शन नहीं बन रहा है, कारण नहीं बता पा रहा है। तो आपका ए और आर सही है, बी वाला हो जाएगा क्योंकि ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आपका ये 47 का बी हो जाएगा। आगे देखें, क्योंकि दोनों तो सही हैं लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं, एक दूसरे का कारक नहीं पूरा कर पा रहे हैं। आगे अगर देखें हम लोग 48 को, तो नेताओं को उनको पहलों से मिलाना है। सी आर दास आप लोग जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया मोतीलाल नेहरू सी आर दास ने। भगत सिंह, अभिनव भारत, बाल गंगाधर तिलक, होम रूल, विनायक सावरकर, सॉरी यहाँ पर मैं कहाँ चला जा रहा हूँ यार, दूसरा भगत सिंह है। भगत सिंह दोस्तों ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये जो HSR मतलब H हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इससे जुड़े हुए थे, आप लोग जानते थे। तो ये वाला यहाँ चला आएगा। बाल गंगाधर तिलक होम रूल और विनायक सावरकर ये अभिनव भारत। तो आपका क्या हो जाएगा? ए वाला 1 पर और बी वाला 4 पर।
ए वाला ए, बी वाला 4, सी 3, डी 2। आगे चले अगर हम लोग देखें 49 वाले का अगर देखें साथियों, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही चुनकर बताना है। तो देखें, यह सैन्य असंतोष से शुरू हुआ था। आप लोग जानते हैं मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई थी, वो एक सैनिक असंतोष से शुरू हुआ था। गाय की चर्बी सूअर वाला मामला था, सही है। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी थी, तो यस बिल्कुल दोनों की थी। और लेकिन भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो इससे दूरी बनाए रखे थे, क्योंकि उनका अपना निजी लाभ था, इसलिए। तो इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा, इन्होंने समर्थन नहीं किया था। तो 1, 2 केवल सही होगा। आगे अगर 50 वाले को हम लोग देखें, तो यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। तो बिल्कुल ले लिया था, क्योंकि वो जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन थे उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे, केवल दूसरे में ही गए थे, जबकि बाबा साहब ने सभी में गए थे। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बनी, यह सही है। तो आपका ए वाला हो जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें, हमारा 50 पूरा हो गया में, तो वही एक तरह से मिलाना है, पुस्तकों को लेखकों से मिलाना है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था दोस्तों? तो यह पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यहाँ पर विंस इंडिया फ्रीडम लिखा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग खूब चर्चा में सुनते हैं, नेहरू जी ने लिखा है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा है। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो 1 का ए पे रहेगा, बी वाला 4 पे चला आएगा, तो आपका ए वाला हो जाएगा, यही बी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर हमारा 52 वाले में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर दादा कथन है कारण है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, बिल्कुल। और उन्हें फिन्सबरी कंजरवेटिव उम्मीदवार से चुना गया था। तो क्या ये उन्हें इस उम्मीदवार से चुना गया था? तो नहीं मेरे भाई, ये दूसरा वाला कथन गलत है, केवल पहला सही है, क्योंकि दोस्तों वे लिबरल पार्टी से उनको कैंडिडेट बनाया गया था, फिन्सबरी कंजर्वेटिव वाले से नहीं। तो यहाँ पर ये वाला तो आपका गलत हुआ, केवल आपका यही सही हुआ, ए वाला। आगे अगर हम लोग देखें 53 वाले को, तो यहाँ पर अभी आपको मिलाने से संबंधित प्रश्न दिया गया है, हम लोग मिला लेते हैं बढ़िया से। लाहौर वाला यहाँ पर दिया है, पूर्ण स्वराज वाला दिया है। लाहौर 1929 का आंदोलन में इसी में पूर्ण स्वराज का प्रण लिया गया था। तो पूर्ण स्वराज वाला यहाँ वही मैंने बताया ना। कराची और सूरत में नरम दल और गरम दल का दोस्तों यहाँ पर एक तरह से विभाजन हुआ था। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यहाँ पर, और जो कन्फ्यूजन में हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, ए वाला 1 पर रहेगा, सी वाला 3 पर। तो यही वाला होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी वाला हमारा 4, यानी कलकत्ता 1905 स्वराज की मांग हुई थी यहाँ पर। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 54 वाले में। तो इसमें अगर हम लोग देखें, तो आपके यहाँ पर जो दिया गया है कथन कारण, एनी बेसेंट करें बॉम्बे के अमरूल लीग से संबंधित थी, नहीं मेरे भाई, वहाँ के तो वो थे अपने तिलक साहब ना, तो ये तो बॉम्बे से हट कर थी साउथ की तरफ। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल। तो 2 वाला सही है यहाँ पर, ऑप्शन ये जो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा यानी बी वाला सही है। तो दोस्तों इसको हम पार्ट ए के रूप में यहीं पर छोड़ते हैं, अपने जो दूसरी टेस्ट सीरीज़ है हमारी। तो दोस्तों इसको अपने इस वीडियो को हम लोग पार्ट ए का नाम देकर यहीं पर इसको रोकते हैं। आगे के जितने प्रश्न बचे हैं उसको पार्ट बी में पूरा करवा लिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, तो आपको देखने में परेशानी होगी, हमें अपलोड वगैरह करने में, बाकी जो वीडियो बड़े होते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाती है। तो चले हम इसके बाद से पार्ट बी के रूप में देखते हैं। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा।